हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान रथ के सोनेट प्लेटफॉर्म पर। आज की अपनी पीवाईक्यू सीरीज में अपन करने वाले हैं गेट के इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के पीवाईक्यू। ठीक है, जिसमें अपन 2005 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास मिथाइल रेडिकल है और उसके यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइन कितनी आएंगी। बात कर रहा है ESR स्पेक्ट्रम की। देखो, CH3 रेडिकल, ये अपना CH3 रेडिकल। तो यहाँ पे ESR में स्पेक्ट्रम में जो मेरे पास नंबर ऑफ लाइन आएंगी कितनी आएंगी, 2Ni+1। तो यहाँ पे N कितना है, देखो C रेडिकल H, इसके बगल में मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 × में 3। I वैल्यू फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस में 1, कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 4। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 लाइन देखने को मिलेगी। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन था अपना 2004 से। ठीक है, तो देखो कह रहा है ए रेडिकल कंटेन्स N, नाइट्रोजन है जिसकी I वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, और मेरे पास 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मेरे पास 2 प्रोटॉन भी है जिसकी I वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइन कितनी होगी इन ESR स्पेक्ट्रम। कैसे निकालेंगे, मेरे पास है एक नाइट्रोजन N14 जिसकी I की वैल्यू है हाफ, एक है मेरे पास अपना 2 प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो देखो अब यहां से मुझे निकाली नंबर ऑफ लाइन, कैसे निकालूंगा, 2Ni+1 फॉर नाइट्रोजन इनटू में 2Ni+1 फॉर हाइड्रोजन, कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 2N कितना है 1, I की वैल्यू 1+1 फॉर नाइट्रोजन इनटू में 2N यहाँ पे कितना है अपना 2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन गिवन है जो अपने इक्विवेलेंट है। ठीक है, इनटू में प्लस में 1, क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा मेरे पास 3 × में 3 दैट इज इक्वल टू 9। मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 लाइन देखने को मिलेगी। मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था अपना गेट 2006 से। देखो कह रहा है कि इन प्रोटॉन डीकपल्ड एंड 13 PNMR स्पेक्ट्रम, मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड गिवन है POO CH3 ठीक है, तो इस कंपाउंड में 13C और 31P NMR करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे कितनी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अपने 31C की। 31C मतलब कि यहाँ पे जितने डिफरेंट कार्बन होंगे उतने यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब वो सिग्नल स्प्लिट कैसे होंगे, देखो ये अपना 13C, ये अपना 31P, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस है जिसको होते हैं अपने पास 100% अबेंडेंस। ये करेगा अपना इसके साथ 1J कपलिंग करेगा। तो देखो तीनों कार्बन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यहाँ पे तीनों सेम है, मतलब सेम इन्वायरमेंट में है, ये अपने सेम इन्वायरमेंट में है। इसका मतलब सिग्नल एक आएगा लेकिन वो सिग्नल स्प्लिट होगा ड्यू टू दिस फॉस्फोरस। कितने में 2 एंड यहाँ पे कितना है 1, हाफ प्लस में 1, कितना बनेगा यहाँ पे डबलेट। इसका मतलब यहाँ पे 3 अपने जो कार्बन है वो देंगे एक सिग्नल, वो सिग्नल डबलेट में स्प्लिट होगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 लाइन देखने को मिलेगी फॉर 13C, 2 लाइन। इसका मतलब अपना 1 इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, क्या आ गया मेरे पास 2। अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, बात आती है 31 फॉस्फोरस की इन 31 NMR। यहाँ पे क्या होगा, जितने यहाँ पे डिफरेंट फॉस्फोरस होंगे मेरे पास उतने यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेंगे। अपने पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फॉस्फोरस का मतलब यहाँ पे एक सिग्नल देगा देखने को मिलेगा, और ये सिग्नल है स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन 13 की अबेंडेंस 1.1% होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिलेगी। इसलिए अपना आंसर यहाँ पे 2 and 1 यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना गेट 2006 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे पास यहाँ पे ClF3 गिवन है, ClF3 जिसकी होती है ये शेप, के पास होता है 2 लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे 19F NMR में मेरे पास यहाँ पर कितने सिग्नल देखने मिले, कैसे सिग्नल देखने को मिलेंगे, अपने पास ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सा क्वेश्चन अपने पास नेट के PYQ में भी आ चुका है, और सेम क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा गेट के PYQ में ही। ठीक है, तो देखो F, अपना F, ये दोनों F है, ये दोनों F सेम है, अपना FA FA, लेकिन जो F ये है FB ये डिफरेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के फ्लोरीन है, 2 तरह के फ्लोरीन है। तो यहाँ पे देखो 2 सिग्नल आएंगे मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। जितने नंबर ऑफ फ्लोरीन होंगे डिफरेंट, उतने ही मेरे पास यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेंगे इन 19F NMR। अब ये सिग्नल है A FA, सिग्नल देगा 1, लेकिन स्प्लिट कितने में होगा, ये देखो इसके बगल में एक डिफरेंट फ्लोरीन FB, तो इसकी वजह से ये स्प्लिटिंग दिखाएगा। इसमें 2 इंटू में n अपना कितना है 1, यहाँ पे F की वैल्यू हाफ प्लस में 1, मतलब कि डबलेट में ये स्प्लिट होगा। डबलेट में मेरे पास एक डबलेट देखने मिलेगा, और सिग्नल ड्यू टू FB कितना होगा ये 2, इसके बगल में कितने हैं डिफरेंट FA 2 इंटू में हाफ प्लस में 1, मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। तो एक डबलेट और एक ट्रिपलेट मेरे पास देखने को मिलेगा, एक डबलेट और एक ट्रिपलेट। अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। जब बात करेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर की, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्चुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा, वहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल देखने को मिलेगा ड्यू टू 3 फ्लोरीन। ठीक है, बात करें लोअर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर अपने पास ए डबलेट एंड ए सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पे गिवन है स्टीरियोकेमिकली रिजिड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो सेम क्वेश्चन मेरे पास 2016 में आया था, 2016 में देखो सेम है ClF3, लेकिन आपके पास पूछने का तरीका उसका अलग है। उसने यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया -60 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये बात कर रहा है लोअर टेम्परेचर की, तो यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिकली रिजिड ही होगा। मेरे पास यहाँ पे एक डबलेट और एक ट्रिपलेट देखने को ही मिलेगा। सेम क्वेश्चन था 2008 में, 2016 में। अगर बात करेगा हायर टेम्परेचर की, उस केस में मेरे पास यहाँ पे सिंगलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब चलते अपने 2009 के क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने पास, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एक है मेरे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो होता अपना A इज इक्वल टू ECL, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। यहाँ से तो अपन कंसंट्रेशन निकालते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब अपना A इनकरेक्ट। अब जो HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड अपनी क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे अपन 2 कंपाउंड को अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। गैस क्रोमेटोग्राफी से भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट का। इससे भी अपन 2 कंपाउंड को अलग करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड अलग करते हैं जो वो कंपाउंड जिसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकें, जिसको हम कन्वर्ट कर सकें वेपर्स में विदाउट डिकम्पोजिशन। तो अपना डी भी इनकरेक्ट, बच गया अपना ऑप्शन बी। यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आइसोमेरिक शिफ्ट, जो डिपेंड करती है S इलेक्ट्रॉन पर और अपने D इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब जब हम चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे क्या होगा, जो S इलेक्ट्रॉन और D इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, इसका मतलब हमारे पास आइसोमेरिक शिफ्ट चेंज होगी। और क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है हमारे पास मोजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये भी डिपेंड करती है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पर, एक्सियल और स्फेरिकल एनवायरनमेंट पर। तो इसका मतलब जो डी बी अपना ऑप्शन बी है, मोजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, मेरे पास एक कंपाउंड है X। ठीक है, उस कंपाउंड को मैं कन्वर्ट करता हूं Y में, और इस X का और Y का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो Y है ये दिखाता है
दो डबलेट एट 3 ppm है, और एक दिखाता है मेरे पास 3 ppm, एक आता है डबलेट 3 ppm पर, एक आता है मेरे पास यहाँ पर 4 ppm पर। मेरे पास यहाँ पे दो डबलेट देखने को मिलते हैं अलग अलग केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि y है वो क्या हो सकता है। अब y का पता कैसे लगाएंगे हम? अब देखो, हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर, उसको ड्रॉ करके हम देखेंगे कि दो सिग्नल कहां पर आ रहे हैं। तो पहला मेरे पास क्या है, P डबल ओ OH, यहाँ अपना OCH3, ये अपना OCH3। तो देखो यहाँ पे जो OCH3 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। जिसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, एक सिग्नल देखने को मिलेगा जो स्प्लिट होगा डबलेट में ड्यू टू दिस फॉस्फोरस। तो अपना ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है P डबल ओ OCH3 यहां पर मेरे पास क्या है, तीन कार्बन है, तीनों पे जो हाइड्रोजन है तीनों सेम इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये भी मेरे पास एक ही सिग्नल दिखाएंगे, वो भी डबलेट का ड्यू टू दिस फॉस्फोरस। इसका मतलब अपना ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। ठीक है, अब जो सी है यहाँ पे क्या कह रहा है, P डबल ओ OCH3 यहाँ अपना CH3। अब देखो यहाँ मेरे पास दो तरह के हाइड्रोजन है, कौन कौन से, एक अपना CH3 है, एक अपना OCH3 है। तो OCH दोनों क्या है, सेम, तो देंगे एक सिग्नल, ये देगा एक सिग्नल। तो मेरे पास यहाँ पे दो सिग्नल देखने को मिलेंगे, और दोनों क्या होंगे, डबलेट होंगे ड्यू टू दिस फॉस्फोरस। क्या होंगे, डबलेट में स्प्लिट होंगे। ये भी डबलेट आएगा, ये भी डबलेट आएगा। तो अपना यहाँ पे सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अपना यहाँ पे जो सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरे पास सी आ गया, क्वेश्चन था अपना लिंक्ड, अपना हो गया एक ये। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है एक्स है, एक्स क्या हो सकता है, देखो एक्स से बनाया वाई, वाई क्या था अपना पी ओ OCH3 ट्वाइस, यहाँ पे CH3, ये था अपना वाई। तो पूछ रहा है ये एक्स है, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, देखो यहाँ पर जब हम करेंगे P O CH3 OCH3 इसको हीट, यहाँ पे लोन पेयर हीट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जो P डबल बॉन्ड O है ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग, ये ज्यादा स्टेबल होती है बजाय के सिंगल बॉन्ड से, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे P डबल O बॉन्ड बनना पसंद करेगा, इसलिए ये इससे कन्वर्ट होगा किसमें, P डबल बॉन्ड O में, ये अपने मेन ग्रुप में बड़ा होगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड देखने को मिलता है कब, जब हम इसको हीट करते हैं। दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अपना क्या, ऑप्शन ए। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना गेट 2009 से क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे P4S3 है, सेम क्वेश्चन अपने पास नेट में आ चुका है, P4S3। इसका यहाँ पे सिग्नल आएगा, वो कैसा आएगा। तो पहली बात इसकी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्या होती है स्ट्रक्चर, PSP ये अपना स्ट्रक्चर P4S3। यहाँ पे देखो मेरे पास दो तरह के फॉस्फोरस है इन 13 PNMR। यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फोरस ये A, ये अपना B। तो PA देगा मेरे पास एक सिग्नल जो स्प्लिट होगा क्वाड्रेट में ड्यू टू दिस नेबरिंग फॉस्फोरस, जो अपने कितने 3, या होगी 2J कपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 2 इंटू में 3 इंटू में हाफ, 2Ni+1 कितने में, क्वाड्रेट में। मेरे पास मिलेगा एक क्वाड्रेट।
जो पीबी देगा वो कैसा देगा, एक सिग्नल देगा और वो स्प्लिट होगा किसमें, डबलेट में, 2 इंटू में, n इंटू में हाफ, क्योंकि इसके बगल में क्या है, 3 फॉस्फोरस, बगल में एक पी है जो डिफरेंट है, इसका मतलब देगा डबलेट। तो मेरे पास एक डबलेट और एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा। बी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, ए डबलेट एंड ए क्वार्टेट। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 1H-NMR ऑफ HD मॉलिक्यूल, इसका यहाँ पे सिग्नल कैसा आएगा और उसके यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। देखो इन 1H-NMR बात कर रहे हैं तो HD, तो देखो H के बगल में क्या है, D, तो H का सिग्नल आएगा सिंगलेट, सॉरी H का आएगा एक सिग्नल। अभी सिग्नल आया है, ये स्प्लिट कितने में होगा वो डिपेंड करेगा इसका नेबर में कौन है, इसके नेबर में डी, ड्यूटेरियम, तो क्या बनेगा 2 इंटू में एन, एन यहाँ पे कितना है डी 1, आई की वैल्यू फॉर ड्यूटेरियम दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में 1, तो होगा मेरे पास 3, मतलब कि ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, एक सिग्नल आएगा जो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा ड्यू टू ड्यूटेरियम। तो इसका मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। अब बात आती है यहाँ पे डी की, फॉर डी जो आई की वैल्यू थी 1 थी, इसका मतलब ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, पास्कल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए 1 1 1 1 रेशो 2 रेशो 1 फॉर अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल। तो 1 रेशो 2 रेशो 1 तो अपनी आ नहीं सकती क्योंकि ये पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसकी इंटेंसिटी 1 रेशो 1 आएगी। मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये अपना आएगा सिग्नल। तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बोर मैग्नेटल वैल्यू गिवन, जिसकी मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू गिवन है 5.9, ठीक है, वो कह रहा है जो मेटल है कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है वो अपना ESR और मोसबर दोनों एक्टिव है, ESR मोसबर दोनों एक्टिव है। तो पूछ रहा है वो मेटल है यहाँ पे कौन सा है। देखो 5.9 गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे, ये तो अपना n प्लस 2 मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, बोहर मैग्नेटॉन। तो देखो हम करेंगे वैल्यू n की बारी बारी से पुट करेंगे, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जहां मैच कर जाएगा वो होगी n की वैल्यू। देखो अगर मैं यहाँ n 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 2 ये बनेगा अराउंड 35, तो √35 √36 होता है 6, तो √35 क्या होगा 6 से कम होगा, इसका मतलब ये 5.9 के आसपास ही आएगा, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 5। तो देखो अगर बात करूंगा Fe2, देखो यहाँ पे 4 गिवन है तो 4 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 गिवन है तो 1 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, तो अपना यहाँ पे D पॉसिबल है और अपना B पॉसिबल है। लेकिन B और D में सही कौन सा होगा, ये कह रहा है जो मेटल है वो ESR और मोसबर दोनों एक्टिव है, दोनों स्पेक्ट्रम शो करेंगे। और मोसबर स्पेक्ट्रम हमारे पास जो सिलेक्शन होता है क्या होता है कि हमारे पास जो I1 and I2 should be greater than half and I1 and I2 should not be equal, ये होता है अपना मोसबर में सिलेक्शन रूल। तो अपना यहाँ पर जो Mn है मैग्नीज, ये अपना ESR एक्टिव होता है क्योंकि यहाँ इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मोसबर एक्टिव नहीं होता, इसका मतलब बी अपना इनकरेक्ट होगा, अपना यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अपना यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Fe+3 + 5, Fe+3 ये अपना क्या है मेटल है अपने मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब इससे लिंक अगला क्वेश्चन भी है, पूछ रहा है जो मेटल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा 5.9 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कौन सा है। देखो मैग्नीज यहाँ पे Mn+2 में है, पहली बात मैग्नीज यहाँ मेटल था ही नहीं, इसका मतलब अपना ऑप्शन इनकरेक्ट। Fe यहाँ पे मेटल है, Fe यहाँ मेटल है, Fe यहाँ में है, लेकिन Fe था Fe+3 में, यहाँ पे देखो Fe यहाँ पे x -6 = -3, x यहाँ पे कितने पे +3 पे, x यहाँ पे +3 में, x यहाँ पे कितने में +2 में, यहाँ पे x अपना +3 में,
तो देखो +2 यहाँ पॉसिबल नहीं है, सी अपना इनकरेक्ट। यहाँ पे ऐसे भी जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे n = 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो +3 है, लेकिन हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जो अपना CN है, साइनाइड, ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे होगी पेयरिंग, पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो अपना D है 1 2 कितने थे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगी पेयरिंग, क्या बन जाएगा ये बने कुछ इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5, बाकी अपना EG वैकेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये अपना इनकरेक्ट होगा, अपना यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसके पास NB क्या होंगे 5 होंगे, क्योंकि H2 है अपना एक वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, और इस मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो अपना 1H and 13P NMR होगा वो क्या होगा, मतलब उसका ग्राफ यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, दोनों बताने 1HB और 31PB। कैसे बताएंगे, देखो मेरे पास यहाँ मॉलिक्यूल है क्या CHF और 2 PCl2 तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये अपना वेज पर, ये अपना डैश पर। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल सेम, इसका मतलब एक आर एल यहाँ पे POS पास हो रखे इस प्लेन के थ्रू, यहाँ पे POS पास हो रखे, इसका मतलब ये PCl2 आपस में सेम है, ये अपने क्या आइडेंटिकल, ये अपने क्या है होमोटॉपिक, तो इसलिए क्या सॉरी यहाँ पे क्या इनएंशियोटॉपिक, इसका मतलब ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है। ठीक है, तो इन दोनों का आएगा एक सिग्नल इन 31P NMR, ये देंगे मेरे पास एक सिग्नल। अभी सिग्नल है कितने में स्प्लिट होगा, अभी सिग्नल है कितने में स्प्लिट होगा, कैसे देखो एक मेरे पास फ्लोरीन है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, दोनों के अपने अपने NMR एक्टिव है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे स्प्लिटिंग कराएंगे, कैसे ड्यू टू 2J कपलिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगी स्प्लिटिंग होगी, कैसे 2 इंटू में N इंटू में I+1 फॉर हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन, 2 इंटू में N इंटू में I+1 फॉर अपना हाइड्रोजन, क्या बनेगा यहाँ पर 2, N यहाँ पे कितना है 1, I की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन फ्लोरीन इज इक्वल टू हाफ +1, 2 इंटू में 1 इंटू में I इज इक्वल टू हाफ फॉर हाइड्रोजन प्लस में 1, क्या बनेगा यहाँ पर डबलेट इंटू में डबलेट, मेरे पास यहाँ पे डबलेट का एक सिग्नल देखने को मिलेगा, कैसे डबलेट मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे डबलेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ट्रिपलेट आ रहा है इनकरेक्ट, यहाँ डबलेट आ रहा है लेकिन एक आ रहा है इनकरेक्ट, यहाँ मेरे पास डबलेट आ रहा है, यहाँ मेरे पास ट्रिपलेट है, इसका मतलब ऑप्शन अपना सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात आती है 1H NMR की, तो देख लो 1H NMR भी देख लो इसका एक बार, देखो 1H NMR इसका मतलब इसका सिग्नल ये करेगा इससे भी कपल, इससे भी कपल, इससे भी कपल, कैसे 2 इंटू में N की वैल्यू अपनी 1 इंटू में हाफ प्लस में 1 फ्लोरीन, 2 इंटू में यहाँ पे जो फॉस्फोरस कितने, फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है, 2 इंटू में हाफ प्लस में 1, ये अपना फॉस्फोरस की वजह से कितना बनेगा ये डबलेट इंटू में ट्रिपलेट, डबलेट इंटू में ट्रिपलेट। मेरे पास यहाँ पे 6 लाइन देखने को मिलेगी, देख लो यहाँ मेरे पास डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन था अपना गेट 2011 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे पास यहाँ पे पूछ रहा है मोसबर में जो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होगी सबसे ज्यादा किसमें होगी, उसका यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। पहली बात जो यहाँ पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होती है डिपेंड करती है कुछ फैक्टर पर, यहाँ पर
डिपेंड करते हैं लिगेंड पर कि लिगेंड यहाँ पे क्या है, मतलब ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री स्फेरिकल है या फिर एक्सियल है। एक अपना इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अपना एक्सियल है या फिर स्फेरिकल है। जैसे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड है 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3, अगर इस तरीके से है या फिर D10, इसका मतलब वो अपना स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉनिक स्फेरिकल है, यहाँ पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी। या फिर लिगेंड सारे सेम है तो वहां भी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग डिपेंड करती है यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड पर और डिफरेंट यहाँ पे अपनी एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पर। दोनों साथ में होंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट था। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री। अब देखो लिगेंड यहाँ भी डिफरेंट है, 3 क्लोरीन है, 3 अपने वोटर है, यहाँ पे 5 साइनाइड है, अपना एक अपना NO है। इसका मतलब यहाँ भी लिगेंड डिफरेंट है, यहाँ भी लिगेंड डिफरेंट है, तो मतलब सब में क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग तो होगी। अब डिपेंड करता है एक्सटेंट यहाँ पे कितना होगा। देखो पहले देखते हैं अपन FeCl3 6H2, यहाँ अपना कितना F इज इक्वल टू +3 में है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपना वीक फील्ड लिगेंड यानी हाई स्पिन यहाँ पे होगा। क्या बनेगा यहाँ पर T2G इजी। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिगेंड अलग है लेकिन यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो क्या है स्फेरिकल, मतलब कि ये स्फेरिकल है इलेक्ट्रॉनिकली, ये अपना स्फेरिकल है, स्फेरिकल क्योंकि यहाँ पे पांचों इलेक्ट्रॉन है सिमेट्रिकली फील्ड है। लेकिन लिगेंड अलग होने के कारण यहाँ पे ये क्या ज्योमेट्रिकली एक्सियल है, तो यहाँ पे EFG देखने को मिलेगा। EFG विल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि ये क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दिखाएगा। अब देखते हैं बाकी, मेरे पास एक और है FeCl2 4H2, सॉरी FeCl2 4H2, यहाँ पे जो आयरन है किसमें +2 में। अब देखो +2 में है, इसका मतलब यहाँ पे जो D है कितना है यहाँ पे D6, तो ड्रॉ करूंगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनेगा यहाँ पर 1 2 3 1 2 T2G, ये अपना EG, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या अपना D6 है, सॉरी जो क्लोरीन है अपना वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल भी ये एसिमेट्रिकल है मतलब एक्सियल है, और ज्योमेट्रिकल भी ये एक्सियल है, तो इसका मतलब यहाँ पे EFG नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली भी यहाँ पे एसिमेट्री आ रही, इसका मतलब ये अपनी ज्यादा दिखाएगा क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या था अपना एक अलग FeCN5NO, यहाँ पे था अपना, हाँ देखो यहाँ पे X -5 + 1, यहाँ पे आगे K2 था, K2 का मतलब यहाँ पे क्या है 2+, तो X क्या होगा यहाँ पे, X होगा यहाँ पे +2, इसका मतलब क्या है आयरन +2 में है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंट, यहाँ पे साइनाइड है क्या अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये लो स्पिन होगा। कैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेरे पास ये अपना इलेक्ट्रॉनिकल तो क्या सिमेट्रिकल है, लेकिन ये लिगेंड सारे अलग होने के कारण यहाँ पे क्या अपना एक्सियल है, अपना एनवायरनमेंट एक्सियल है। ठीक है, अपना ज्योमेट्रिकली एक्सियल है, इलेक्ट्रॉनिकली स्फेरिकल है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा इसका, सबसे कम FeCl3 यहाँ पे सबसे कम होगा, FeCl3 यहाँ पे सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये T2G इस तरीके से फील्ड है, सबसे कम होगा। अब उसके बाद जो अपना ये था FeCl2 4H2 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास दोनों के एसिमेट्रिकल है, दोनों के इसमें एसिमेट्रिकल, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा FeCl2 4H2, जो ऑप्शन ए में है ऑप्शन डी में है, लेकिन ऑप्शन डी में इसको सबसे कम बताया, अपना ऑप्शन डी भी नहीं करेक्ट, अपने यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपना यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
ठीक है, अपना यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा ही सिमेट्रिकल है, इसलिए सबसे कम होगा, सबसे सबसे कम होगा। लेकिन देखो जो ये मॉलिक्यूल था यहाँ पे अपना Eg खाली है, तो यहाँ में कुछ ना कुछ एसिमेट्री है, जिसकी वजह से ये इसकी जो EFG है वो ज्यादा होगी कंपेरिजन टू दिस, तो ये सबसे कम, उसके बाद अपना ये मॉलिक्यूल और सबसे ज्यादा होगा अपना ये, तो ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें चेक करनी होगी यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री और अपना इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, जहां अनसिमेट्रिकल सिस्टम बनेगा वहां पर पास EFG नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब वहां पे क्वाड्रपल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास वैल्यू ऑफ G पूछ रहा है, किसके लिए, अपना रेफरेंस मॉलिक्यूल के लिए। इन ESR स्पेक्ट्रम हम यूज करते हैं रेफरेंस मॉलिक्यूल, जैसे अपना NMR में हम करते हैं TMS यूज, ट्राई मिथाइल सिलेन, सिमिलर वे में हम यूज करते हैं यहाँ पे एक रेफरेंस मॉलिक्यूल जो है डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजाइल। जैसे ये होती है इसकी स्ट्रक्चर डाइफिनाइल ना NO2 NO2 NO2, यहाँ अपना N, यहाँ अपना N रेडिकल, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे अपना N, यहाँ अपना कुछ इस तरीके से pH होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना pH होता है, यहाँ अपना रेडिकल। ये अपना होता है डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजिल, डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजिल, डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजिल। एक सेकंड देख लेता हूँ स्ट्रक्चर इसकी, DPPH, हाँ सॉरी यहाँ पे अपना डाइफिनाइल होता है यहाँ पे इस तरीके से, एक फिनाइल यहाँ पर, एक पीएच एक पीएच, डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो इसका मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल आता है, एक सिग्नल आता है। जैसी बात है अगर मल्टीपल सिग्नल आएंगे तो हम इसको रेफरेंस में यूज करेंगे क्यों, हम रेफरेंस को यूज करते हैं जहाँ मेरे पास सिग्नल एक आए, जिसके रेफरेंस जिसके हम रिस्पेक्ट में हम देख सकें अपना स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे आता है एक सिग्नल, और यहाँ पे इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 1, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल देखने को मिलता है। और देखो क्या पूछ रहा है इसमें, जी है, जी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जी फैक्टर यहाँ पे क्या होगा। जी फैक्टर बताते हैं यहाँ पे कि जो दो अपने पास पीक आती है उसके बीच में यहाँ कितनी गैप होगा, कितना गैप होगा। तो जी वैल्यू इसके लिए होती है अराउंड 2 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। जो होते इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वही क्या होती है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की जी की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसकी जी वैल्यू तो 2 के आसपास, का मतलब ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना गेट 2015 में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये मैं बता चुका हूं आपको। अब देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है CuSO4 5H2, ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पूछ रहा है कि फॉर जी वैल्यू, जी पैरेलल, जी परपेंडिकुलर, जी एक्स, जी वाई, जी जेड, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो यहाँ पे कॉपर किसमें, कॉपर अपना +2 में है, इसका मतलब क्या है D9। अब D9 में क्या होता है अपना कुछ इस तरीके से फिलिंग होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना T2G और EG। अगर आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन तो पता होगा आपको, जब भी EG में अनसिमेट्री आएगी तो हमारे पास ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखाएगा। अब EG में 1 आता है तो दिखाता है ये टेट्रागोनल इलोंगेशन। कैसे स्प्लिट होता है ये फर्दर स्प्लिट होगा, कैसे अपना DXZ DYZ, यहाँ पे अपना DXY, ये होगा स्प्लिट इस तरीके से DZ2, ये अपना DX2 - Y2, ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो यहाँ पे देखो जो जी पैरेलल है वो होता है पैरेलल किसके अकॉर्डिंग, अपने जेड एक्सिस के पैरेलल, और जो परपेंडिकुलर है वो होगा एक्स और वाई, जी एक्स जी वाई परपेंडिकुलर होते हैं और जेड जी जेड अपना क्या होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा कहाँ पर है, ज्यादा है DZ2 में, इसका मतलब ये जेड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जी पैरेलल ज्यादा होगी, जी जेड यहाँ पे ज्यादा होगी,
इसका मतलब यहाँ पे जी पैरेलल यहाँ पे ज्यादा होगी कंपेरिजन टू जी परपेंडिकुलर। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जेटीडी दिखाता है और उसमें भी टेट्रागोनल इल्यूमिनेशन या टेट्रागोनल डिस्टोर्शन कौन सी होती है। कंप्रेशन और इल्यूमिनेशन यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल दिखाता है। अगर ईजी में बनाता है तो दिखाता है अपना टेट्रागोनल इल्यूमिनेशन। वहीं यहाँ पर T2G में अनसिमेट्री बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक पास टेट्रागोनल कंप्रेशन देखने को मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन था अपना गेट 2017 से। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के नेट में पूछा जा चुका है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या पूछ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे पूरे मिथाइल रेडिकल हम देख चुके हैं, मिथाइल रेडिकल क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लाइंस आएंगी और यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। सेम क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं इसी आज की PYQ सीरीज में। देखो ये रहा, कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ये रहा। मेरे पास यहाँ पे 4 लाइन देखने को मिलती है, लेकिन फर्क कितना है, इसने आपको इंटेंसिटी पूछ ली। इंटेंसिटी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो ये अपना था क्वेश्चन। पहली बात तो 1 इनकरेक्ट 3 इनकरेक्ट 4 4। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इससे बगल में H के लिए आई की वैल्यू होती है हाफ। इसका मतलब फॉलो करेगा पास्कल ट्रायंगल को, तो कैसे बनेगा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। ये अपना पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेट की इंटेंसिटी 1 3 3 1। यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मतलब कि गेट में भी क्वेश्चन आपस में रिपीट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो पूछ रहा है मेरे पास यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के लिए बिस सैलिसाइक्लिक एल्डामीन कॉपर, क्या ये, देखो कॉपर +2, यहाँ अपना ऑक्सीजन, यहाँ अपनी ऑक्सीजन, यहाँ अपना कार्बन, यहाँ अपना सॉरी यहाँ अपना नाइट्रोजन, यहाँ अपना कार्बन, इस पे H इस पे H। ठीक है, इस पे यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे अपना डबल बॉन्ड, यहाँ अपना कार्बन, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके बगल में बेंजीन, यहाँ पे क्या है अपनी बेंजीन, यहाँ बेंजीन है, यहाँ अपनी क्या है बेंजीन। यह है अपने पास कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन है कितनी आएंगी, ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, देखो Cu+2 है, यहाँ पर क्या है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास हो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हम लगाते हैं ड्रैगो रूल। अगर 1 से ज्यादा हो हम लगाते हैं यहाँ पे क्रेमर रूल। देखो कैसे निकालेंगे, क्या कहते हैं ड्रैगो रूल कि अगर यहाँ से हम आगे बढ़े और एक मॉलिक्यूल ESR एक्टिव है तो उसके बाकी के हम मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे, अगर इनएक्टिव होगा तो उसका अगला मॉलिक्यूल देखेंगे। तो देखो यहाँ पे होगी रेजोनेंस इस तरीके से, यहाँ से भी इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कैसे आएगी 2Ni+1 इंटू में कॉपर, 2Ni+1 फॉर नाइट्रोजन और 2Ni+1 फॉर अपना हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगी तो रेडिकल बनेगा यहाँ पर, जिससे अपना हाइड्रोजन भी क्या होगा यहाँ पे ESR में काउंट करना पड़ेगा। तो देखो नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी यहाँ पर 2, N की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, I की वैल्यू 3/2 फॉर कॉपर, प्लस में 1 2N, N क्या अपना 2, I कितना यहाँ पर I फॉर नाइट्रोजन इजिकल टू 1 प्लस में 1, ये अपना 2 इंटू में हाफ प्लस में 1 फॉर हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा मेरे पास 4 इंटू में 5 इंटू में 3, ये अपना 60 लाइन यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पर अपना 60 लाइन दिखाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 60। इसका आंसर यहाँ पे 60 आएगा। मेन चीज थी आपको ये स्ट्रक्चर पता होना, जो जनरली पेपर में पता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर 60 आएगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना गेट 2023 से क्या कह रहा है
कि फॉर 1H NMR स्पेक्ट्रम मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन, 4 कंपाउंड गिवन है, इन 4 कंपाउंड के लिए जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी फॉर द गिवन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन यहाँ पे मार्क कर रखा है उसके लिए यहाँ पर कितनी मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलेगी इन 1H NMR। कैसे निकालेंगे, हम ड्रॉ करेंगे पहले स्ट्रक्चर 1 बाय 1, उसके बाद देखेंगे उसकी स्प्लिटिंग। तो पहले क्या अपना देखो, पहले PS3 PH H लोन पेयर, यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन है सेम इन्वायरमेंट में, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्नल देखने को मिलेगा। अब वो स्प्लिट कितने में होगा, अब वो स्प्लिट कितने में होगा, देखो 2 into में, एंड यहाँ पे कितना है फॉस्फोरस 1, आई की वैल्यू हाफ प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है आई अपना NMR एक्टिव है, इसका मतलब स्प्लिटिंग दिखाएगा कितने में, डबलेट में। इसका मतलब जो मेरे पास PS3 यहाँ पे डबलेट देखने को मिलेगा, मेरे पास यहाँ पे डबलेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे अपना ऑप्शन ए या सी ही करेक्ट हो सकता है, बी अपना करेक्ट नहीं होगा, बी में सिंगलेट गिवन है। ठीक है, आंसर अपना आधा सोल्व कर लिया। अब देख लेते बाकी, मेरे पास है Ni अपना OPET 3 OPET 3 ये अपना H, ये अपना H कुछ इस तरीके से ये। हाँ, तो इस H के लिए जो 1H हमारे कितना होगा, अब देखो जो मैं फॉस्फोरस ऐसे लिखूं OPET 3 तभी ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस यहाँ पे कितने करेगा 1 2 3 3J कपलिंग, यहाँ पे होगी 3J कपलिंग। ड्यू टू 3J कपलिंग यहाँ पे मेरे पास स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। कैसे, 2 into में, एंड यहाँ पे कितने 1 2 3 4, आई की वैल्यू हाफ प्लस में 1, मेरे पास यहाँ पे पेंटेट देखने को मिलेगा, एक पेंटेट देखने को मिलेगा। ए में मेरे पास पेंटेट देखने को मिलेगा, इसका मतलब अपना सी भी इनकरेक्ट हो गया, सी में अपना ट्रिपलेट गिवन है, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो अब आती है इसकी SI Me PH2 PH2 सॉरी PH ये अपना H, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा CH3 CH H, तो 1 2 3 यहाँ पे होगी 3J कपलिंग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 2 into में, एंड यहाँ पे कितने 1 2 3 3, आई की वैल्यू हाफ प्लस में 1, कितना बनेगा यहाँ पर अपना क्वाड्रेट, यहाँ पे बस एक क्वाड्रेट देखने को मिलेगा। अब देखो जो पीएच में क्यों दिखाएगा, ये कुछ इस तरीके से है, अपना सिलिकॉन H, यहाँ अपना कार्बन फिर कार्बन, यहाँ फिर कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4, 4J कपलिंग पॉसिबल नहीं है, इतनी शार्प नहीं आती, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये क्वाड्रेट दिखाएगा। अब बच गया मेरे पास ये, तो यहाँ पे क्या होगा देखो जिरकोनियम H H, ये अपना CP स्टार। ठीक है, तो क्या करेगा, ये करेगा 2J कपलिंग, इसकी वजह से 2J कपलिंग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मेरे पास हाँ देखो दोनों का नाम, दोनों यहाँ पे सेम है, दोनों यहाँ पे सेम हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे दोनों का यहाँ पे एक ही सिग्नल आएगा, वो भी सिंगलेट, इसलिए यहाँ पे अपना ऑप्शन ए परफेक्टली करेक्ट होगा, परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गेट 2024 का क्वेश्चन, जो अपना गेट की PYQ का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड गिवन है VOSO4, इसके लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन है कितनी आएगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो वेनेडियम है वो है अपना +4 पे, नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन। अब देखो नंबर ऑफ लाइन क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू, लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर। वही पूछे नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन ये होती है 2Ni+1 इनटू में नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो वेनेडियम +4 में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेनेडियम क्या होता है यहाँ पे अपना D3S2, यहाँ पे 3D3 4S2, लेकिन ये +4 में क्या होगा यहाँ पे 3D1, इसका मतलब यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइन कितनी आएगी 2n, n यहाँ पे कितना है मेटल, यहाँ पे कितना है 1, 2 इंटू में 1। आई क्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, आई क्यू जब पता होनी चाहिए, वेनेडियम के लिए 7/2 होती है, 7/2 मेन चीज यही थी, प्लस में 1 क्या बनेगा ये 8, तो 8 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ मेरे पास 8 हाइपर फाइन लाइन देखने को मिलेगी, 8 हाइपर फाइन लाइन देखने को मिलेगी। तो ये थे अपने गेट में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के पीवाईक्यू, जिसमें अपन ने 2005 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू सोल्व किए हैं। तो आई होप जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।